हेलो मोस्ट वेलकम अगेन। मैं राकेश राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम अपनी ज्योग्राफी की फोर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपकी फोर्थ क्लास में क्या है? मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियां। मोशन ऑफ अर्थ को अगर देखा जाए, देन हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन कंप्लीट बाय अर्थ। पृथ्वी के द्वारा जो मोशन की जाती है या गति की जाती है वे कितने प्रकार की होती हैं, इनसे होता क्या है, ठीक। और इनसे रिलेटेड आपके किस तरह अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो आज आपका चैप्टर है मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियां। मोशन ऑफ अर्थ में सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर विथ फिगर करते चलते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें दिखाई देगा मोशन ऑफ अर्थ के केस में वो ये रहा। व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन। पृथ्वी जब दो प्रकार की गतियां करती है, ठीक। अब ये दो प्रकार के मोशंस हैं कौन कौन से? यहाँ पर अगर देखो, एक जो प्रॉपर आपको वे नजर आ रहा है, व्हेन अर्थ कंप्लीट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। व्हेन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, कंप्लीटली एक चक्कर लगा रही होती है ना। तो इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति। एक तो आपकी हो गई रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति, जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है कंप्लीटली सन को। और यहां पर दूसरा क्राइटेरिया क्या नजर आएगा? व्हेन अर्थ रोटेट एट देयर एक्सिस। मतलब अगर ये अर्थ है, इस मोबाइल को अगर हम अर्थ कंसीडर कर दें तो ये यूं भी तो कर रही है ना। अगर ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर यूं ही घूम रही है, और ऐसे घूमते हुए साथ साथ में ये सर्कुलेशन भी ये कंप्लीट कर रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थ दो तरीके से मोशन अपीयर कर रही है। इसको कहा जाता है रोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन। और ये जो आपको नजर आ रहा है थ्रू आउट द ईयर, एक वर्ष में, इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो यहाँ आपको दो तरीके से मोशन नजर आ रहा है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब परिभ्रमण, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रोटेशन का मतलब परिभ्रमण, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। अब यहाँ से वन बाय वन थिंग्स में चलते हैं, चलिए। रोटेशन और रिवोल्यूशन के केस में मोशन ऑफ अर्थ में पहला पॉइंट देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट बाय अर्थ इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। यहां पर जो हमें पहला पॉइंट नजर आया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस there are two types of motion complete by earth: rotation and revolution. rotation and revolution, ठीक। रोटेशन इसका मतलब परिभ्रमण, और रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। ये आपकी रिवोल्यूशन और ये आपकी रोटेशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब इस मोशन की वजह से होता क्या है ना। सबसे पहले कॉलम में हम देखें रोटेशन, और उसके बाद हम देखेंगे रिवोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट बाय अर्थ इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। अगले पॉइंट में आ जाए, रोटेशन। पहली हेड हम लेते हैं, रोटेशन या परिभ्रमण। रोटेशन या परिभ्रमण। इन केस ऑफ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इस रोटेशन या परिभ्रमण को ये घूर्णन भी कह सकते हैं, ठीक। और इसी को डेली मोशन या दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति या डेली मोशन। क्यों, इसकी वजह बताता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्कल एट द एक्सिस एट देयर एक्सिस इन 24 आवर्स नोन एज रोटेशन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इस गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो यहां पर अगर सिंपली बात देखें, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ की एक्सिस है, ये अर्थ की क्या है, एक्सिस या अक्ष। तो ये अपने एक्सिस पर ही यू रोटेशन कर रही है। व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्किल इन 24 आवर एट देयर एक्सिस नोन एज रोटेशन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसको हम पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इसको परिभ्रमण गति या रोटेशन कहा जाता है। अगर देखा जाए तो टोटल टाइमिंग कितनी लग रही है, 24 आवर्स।
एक दिन में ये अगर मोशन कंप्लीट हो रहा है तो इसको आप डेली मोशन भी कह सकते हो या दैनिक गति, डेली मोशन ऑफ अर्थ, है ना। तो एक बात याद रखना, इसी को आप डेली मोशन या दैनिक गति भी कहते हो। इस गति के कारण होगा क्या, इस मोशन की वजह से एक चीज होगी, अगर मैं इस तरफ से टॉर्च जलाऊं तो भाई इस तरफ तो दिन हो गया और इस तरफ रात होगी या नहीं। अगर देखा जाए तो अर्थ के इस मोशन की वजह से दिन एवं रात होते हैं, द डे एंड नाइट बिकम्स ड्यू टू रोटेशन। तो यहाँ के अगर पॉइंट में हम देखें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट रोटेशन में, अगले पॉइंट में हम देखें रोटेशन के केस में आपको पहले पॉइंट नजर आ रहा है, द डे एंड नाइट बिकम्स ड्यू टू रोटेशन। पृथ्वी की इस गति के कारण दिन एवं रात होते हैं, द डे एंड नाइट बिकम्स ड्यू टू रोटेशन। ये आपका पॉइंट रोटेशन के केस में था। अगली हेडिंग है आपकी रिवोल्यूशन या परिक्रमण। ठीक, रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति। रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति की बात करें, जैसे आप मंदिर जाते हो तो आप मंदिर की परिक्रमा या रिवॉल्व करते हो, वैसे अर्थ किसको रिवॉल्व कर रही है, अराउंड द सन। तो यहां पर क्या लिखा है, व्हेन अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्कल अराउंड द सन इन 365 days 6 hours नोन एज रिवोल्यूशन और एनुअल मोशन। अब अगर देखा जाए अर्थ को ये मोशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, 365 days and 6 hours। इसको आप ये भी लिख सकते हो 365 1/4 days, 365 1/4 days, और 1/4 days का मतलब 6 hours, है ना। 24 घंटे का 1/4 क्या होगा, 6 hours। तो अगर देखा जाए इसको एक वर्ष या 1 ईयर कहते हो ना, अगर 1 ईयर इस मोशन को कंप्लीट होने में लग रहे हैं तो आप इसको एनुअल मोशन भी तो कह सकते हो, है ना। जैसे जब रोटेशन की हम बात कर रहे थे तो 24 आवर्स में उसने कर लिया था, तो आपने कहा था कि इसको डेली मोशन भी कह सकते हैं, वैसे आप इसको एनुअल मोशन या वार्षिक गति भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या, व्हेन द अर्थ कंप्लीट देयर वन सर्कल अराउंड द सन इन 365 days 6 hours नोन एज रिवोल्यूशन और एनुअल मोशन। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे अर्थात एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती तो उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक, अब इस गति के कारण क्या होता है, तो यहां पर 1 by 1 पॉइंट देखते हैं। द सीजनल चेंजेस एंड ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट डिसाइड बाय दिस मोशन। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन एवं दिन तथा रात की अवधि का निर्धारण होता है। अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं डे एंड नाइट, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, डे एंड नाइट, इसका क्या ड्यूरेशन टाइम। अब दो बातें अब आपको कंफ्यूजन इसमें मत रखना। अगर आपसे कहे कि डे एंड नाइट होते किसकी वजह से हैं, तो डे एंड नाइट्स बिकम्स ड्यू टू रोटेशन। अभी हम लोगों ने क्या कहा, दिन एवं रात परिभ्रमण के कारण होंगे, दिन बड़े होंगे या दिन छोटे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति। यहां पर अगर केस में देखें तो पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, द सीजनल चेंजेस मतलब ऋतु परिवर्तन एंड ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट डिसाइड बाय दिस मोशन। अब यहाँ के केस में देखा जाए सीजनल चेंजेस मतलब ऋतु परिवर्तन, गर्मी है, सर्दी है, एक्सेट्रा। गर्मियों में दिन बड़े होंगे, सुबह 5 बजे या मॉर्निंग सुबह 5 बजे सनराइज और शाम को 7 बजे सनसेट, दिन बड़ा है। और सर्दियों के दिन में सुबह 7 बजे या 6 बजे सनराइज और शाम को 5 बजे सनसेट हो लिया या सूर्यास्त हो लिया, दिन छोटे हो गए ना। सर्दियों में दिन छोटे और गर्मियों में दिन बड़े हैं। अगर ऋतु परिवर्तन इस मौसम की वजह से हो रहा है तो इसी की वजह से दिन एवं रात की अवधि का निर्धारण भी तो हो रहा है, द ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट डिसाइड बाय रिवोल्यूशन। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, पहली चीज सीजनल चेंजेस या ऋतु परिवर्तन, पहली चीज ऋतु परिवर्तन, और दूसरी चीज क्या हो रही है, द ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे एंड नाइट डिसाइड बाय दिस मोशन। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन एवं दिन तथा रात की अवधि का निर्धारण, दो बातें यहां पर, एक ये और दूसरी ये। ठीक, तो रिवोल्यूशन और रोटेशन इन दोनों को हम लोगों ने देखा, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट्स हुए थे और रिवोल्यूशन की वजह से डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन टाइम है वो डिसाइड हो रहा है।
अगले पॉइंट में चले। रिवॉल्विंग पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का जो रिवॉल्विंग पाथ है अराउंड द सन, ठीक, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण पथ, रिवॉल्विंग पाथ, ठीक, या परिक्रमण पथ। आपकी अगली हेडिंग ये आपकी हेडिंग है, रिवॉल्विंग पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इस हेडिंग में हमें क्या चीज देखनी है? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट एलिप्टिकल पाथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परवलयाकार पथ पे परिक्रमा करती है, ठीक। अब मान लेते हैं कैसे। सपोज करिए अगर हम लोगों ने ये कंसीडर किया कि सूर्य को यहां पे रख लें और इसके चारों ओर थ्रू आउट द ईयर, है ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ऐसे अर्थ को यहां पे रख दें तो ये पाथ आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कुलर, सर्कुलर। अगर ये पाथ सर्कुलर है तो अर्थ ऐसे तो रिवॉल्व करती नहीं है, तो तरीका क्या है रिवॉल्व करने का? एलिप्टिकल, मतलब परवलयाकार, या आप इसको दीर्घवृत्ताकार भी कह सकते हो, है ना, या इसको जियोइड पाथ भी कहा जा सकता है। तो यहां पर देखो इसके रिवॉल्विंग पाथ का क्राइटेरिया क्या है। इसके जो रिवॉल्विंग पाथ का आपको क्राइटेरिया नजर आएगा कि अगर आपने सन को इस अकॉर्डिंग अपीयर कर दिया यहां पर, तो जो अर्थ का रिवॉल्विंग पाथ बनेगा अराउंड द सन वो इस तरीके से बने। अर्थ एक बार यहां है और एक बार यहां पर है ना। इस पाथ को कहा जाता है एलिप्टिकल पाथ। इस पाथ को हम क्या कहते हैं? एलिप्टिकल पाथ या परवलयाकार पथ। इसको एलिप्टिकल पाथ या परवलयाकार पथ भी कहा जाता है, ठीक। अगले पॉइंट में देखा जाए, यहां के अगर हम केस में देखें, इस चीज को अगर सिंपली डिटेक्ट करना चाहे, भाई यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन के केस में एक फिगर हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन थिंग्स आते हैं ना। चलिए यहाँ के केस में आ जाइए। अब अगर देखा जाए, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट एलिप्टिकल पाथ, और जब अर्थ कंप्लीटली रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन एट एलिप्टिकल पाथ, तो यहाँ पर एक चीज सिचुएशन देखें। एक बार अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे नजर आ रही है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। 152.1 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 करोड़ 21 लाख। 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, है ना, 152.1 मिलियन किलोमीटर। और एक बार डिस्टेंस क्या नजर आ रही है? 147.1 मिलियन किलोमीटर, मतलब ये 14 करोड़ 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर। जब अर्थ सन को रिवॉल्व करती है तो एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है और एक बार मिनिमम डिस्टेंस पर होती है। और जब अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी तो इस कंडीशन को कहा जाता है अपहेलियन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपहेलियन। और इस अपहेलियन को हिंदी में कहा जाता है अपसौर। अपसौर या अपहेलियन। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ अपहेलियन? व्हेन अर्थ लोकेटेड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम होती है तो इस कंडीशन को अपसौर या अपहेलियन कहा जाता है। एंड व्हेन अर्थ लोकेटेड नियरेस्ट फ्रॉम द सन, और जब ये नियरेस्ट नजर आएगी तो नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर या 147.1 मिलियन किलोमीटर। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पेरीहेलियन या उपसौर। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उपसौर। अब यहां पर एक खास बात और नजर आई है। ये जो आपकी अपहेलियन की कंडीशन है, ये कंडीशन बनती है 4 जुलाई को। ये कंडीशन आपकी बनेगी 4 जुलाई को। ये आपको जुलाई नजर आ रहा है, यहां पे हम डेट लिख देते हैं 4 जुलाई।
और वहीं पर अगर बात की जाए कि पीरीहीलियन की कंडीशन कब बनेगी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को ये सिचुएशन बनेगी। अब हमें यहाँ पे दो कंडीशन नजर आ रही हैं, अपहेलियन और पेरीहेलियन की। तो भाई ए नंबर पर अपहेलियन या अपसौर, और बी नंबर पर आपको क्या नजर आ रहा है, पेरीहेलियन, है ना, पेरीहेलियन या उपसौर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, पृथ्वी की सूर्य से दूरी क्या होगी। भाई दूरी नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस ना निकालकर एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, औसत दूरी। क्योंकि कई बार क्या है कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो जा रही है, कई बार मिनिमम हो जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सर्कुलर पाथ है और डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल या यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं है। तो अगर इनकी डिस्टेंस कभी बढ़ रही कभी घट रही है, तो अर्थ और सन के बीच एवरेज डिस्टेंस निकाली जाती है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस या औसत दूरी। औसत दूरी। और ये जब आप एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपकी होती है 150, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। जैसे ये आपकी 152.1 मिलियन किलोमीटर थी, वैसे यहाँ पर डिस्टेंस क्या मिली, 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर। ये आपकी एवरेज डिस्टेंस रही अर्थ और सन के बीच में। अब आपकी एक हेडिंग ए नंबर पर है अपहेलियन या अपसौर, और बी नंबर पर आपको हेडिंग नजर आ रही है पीरीहीलियन या उपसौर। अब यहां से वन बाय वन थिंग्स देखें। देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। आइए, अपहेलियन, आपकी हेडिंग नंबर ए पर अपहेलियन। अपहेलियन में क्या नजर आ रहा है, व्हेन अर्थ लोकेटेड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन नोन एज अपहेलियन। यही हम लोगों ने कहा था ना, व्हेन अर्थ लोकेटेड फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन नोन एज अपहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है ना। और यहां पर जो आपको हेडिंग नंबर बी नजर आ रही है, हेडिंग नंबर बी, पेरीहेलियन या उपसौर। व्हेन अर्थ लोकेटेड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन नोन एज पेरीहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है ना। अपहेलियन और पेरीहेलियन को हमने एज ए डिफिनेशन देख लिया। अगले पॉइंट में चलो। अगले पॉइंट में आपको यह नजर आ रहा होगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, मतलब अपहेलियन की बात की जा रही है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ अपहेलियन इज 152.1 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी या अपसौर 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। अभी हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अगले पॉइंट में क्या दिखाई दे रहा है, द सिचुएशन ऑफ अपहेलियन इज 4 जुलाई। अभी डिस्कस किया था कि ये कब होगी, 4 जुलाई को। यार 4 जुलाई को ये होती है, 4 जुलाई, है ना। अगले पॉइंट में देखें, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यहां पर 147.1 मिलियन लिख देते हैं, 0.1 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी या उपसौर, ये जो मिनिमम डिस्टेंस थी, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी या उपसौर 14 करोड़ 71 लाख, जो 70 लिखी इसको 71, मतलब 1 लाख का यहाँ पर गैप है ना, लाख किलोमीटर होती है। ये आपका पॉइंट। अगले पॉइंट में सिचुएशन ऑफ पेरीहेलियन इस 3 जनवरी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उपसौर की अवस्था कब बनेगी, 3 जनवरी को। और आज डेट है 4 जनवरी, इसका मतलब कल 3 जनवरी को यह सिचुएशन रही होगी।
अगले पॉइंट में चलिए, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होगी वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, इधर 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में हम देखते हैं सोल्स्टाइस या अयनात। सोल्स्टाइस या अयनात। अब यहां पर अर्थ आपको रिवॉल्व करते हुए नजर आ रही है, और ये जब सन को रिवॉल्व कर रही है तो यहां पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, सोल्स्टाइस या अयनात। अब हमें कुल कितने अयनात देखने हैं? ठीक, वन बाई वन पॉइंट पे देखें। ए नंबर पर समर सोल्स्टाइस, या ग्रीष्म अयनात, और एक आपको नजर आएगा विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस या शीत अयनात। और यहां से बनने वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अगले पॉइंट में देखा जाए, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, दो इक्विनॉक्स भी होंगे, एक स्प्रिंग, ठीक, और स्प्रिंग में यहां पर आपको नजर आएगा ये इक्विनॉक्स। ये जो आपको इक्विनॉक्स की कंडीशन नजर आ रही है ना, ये इक्वेटर पर होती है, इक्वेटर पर, और इक्वेटर पे 20 आपका 1 मार्च, और यहाँ पे 23 सितंबर, है ना। इक्विनॉक्स मतलब वसंत, वसंत विषुव, एक तो ये, और दूसरा आपका है विंटर इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स या शीत विषुव। अब ये चार कंडीशन हमें राइट डाउन करने की किस अकॉर्डिंग होंगी, देखिए। अब अगर यहाँ के केस में देखा जाए तो सबसे पहली कंडीशन 21 जून की ये नजर आ रही है। 21 जून, ये डेट आपकी क्या है? 21 जून। यहां से वन बाय वन थिंग्स देखते चलते हैं। इस डेट को हम कहें 21 जून। 21 जून, ये जो 21 जून वाली डेट है, ये आपकी ग्रीष्म अयनात होती है ना। अभी हम चेक करेंगे कैसे। और एक डेट आपको नजर आएगी 22 दिसंबर। ये डेट आपकी विंटर इक्विनॉक्स की है, ठीक। इसके बाद आपको एक डेट नजर आएगी 21 मार्च। ये आपकी स्प्रिंग इक्विनॉक्स की डेट होगी। और वहीं पर विंटर इक्विनॉक्स की डेट आपको नजर आएगी 23 सितंबर। ठीक है, अब हमारे पास चार डेट हैं, और इन चारों डेट से बनने वाले क्वेश्चन हमें वन बाय वन करके चेक करने हैं, देखिए। और चेक करने के बाद उन सभी पॉइंट्स को हम लोग करेंगे भी, है ना। देखो, अब इन चार पॉइंट्स को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या हो? हम लोग खुद फिगर ड्रॉ करें ताकि इनको समझने में आसानी हो। खुद जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो इस चीज के बारे में हमें आसानी से चीजें क्लियर सी समझ में आएंगी, है ना। यहाँ के केस में देखें, अगर अर्थ को सिंपली इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लें, है ना। अर्थ को हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अर्थ को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अगर लाइन स्केच करें, तो एक लाइन जो अर्थ के बीचों बीच होती है, ये लाइन, इसको आप कहते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर।
भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर एक पॉइंट तो आपको ये नजर आया, दो लाइन आपको और नजर आएंगी। एक लाइन आपको ये नजर आए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये है आपकी 23.5 डिग्री, या लिख सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट, है ना। 23 डिग्री 30 मिनट भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपको नजर आएगी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा, ये आपकी होती है कर्क रेखा। और यहीं पर ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। या मकर रेखा, यहां पर हमें क्या नजर आएगा। अब सन की लोकेशन देखें, एक बार आप सूर्य को यहां पे रखो, और जब सूर्य को यहां पे रखेंगे, ये डेट है आपकी 21 जून। ट्वेंटी फर्स्ट जून को सूर्य कहां होता है, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 23 सितंबर को यहां पर होगा इक्वेटर पे। सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर सूर्य साल में एक बार होगा, 22 दिसंबर। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 21 मार्च को इसकी लोकेशन फिर आपको इक्वेटर या भूमध्य रेखा पे नजर आएगी। याद रखना, सूर्य इक्वेटर पे, सन इक्वेटर पे साल में दो बार होता है, एक बार तो 21 मार्च को, 21 मार्च को, और एक बार 23 सितंबर को। मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष सूर्य यहीं पर रिवॉल्व करता है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश इसी लाइन के बीच पड़ेगा। अब यहां से वन बाय वन थिंग्स देखना शुरू करो। सबसे पहली डेट आपको क्या मिलेगी, सबसे पहली डेट आपको मिलेगी 21 जून। 21 जून में आपको जो पहली बात नजर आएगी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज आप चीजों को करते चलोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट में जरा देखो तो पहला पॉइंट क्या नजर आ रहा है, सन इज परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो पहला पॉइंट तो यही बना कि सन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या लंबवत है, कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अगला पॉइंट चेक करो, अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, और यहां की बात करें 0 डिग्री इक्वेटर के इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। 0 डिग्री इक्वेटर जो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर के इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर है 21 जून को। तो एक चीज नोटिस करो, अगर आपसे पूछे द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो हमें क्या नजर आया, लॉन्गेस्ट डे। कहाँ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और अगर देखा जाए, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ कहीं है।
अगर हमारे सिर पर है तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो एक चीज देखो, और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हमारे लिए या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गेस्ट डे है, तो यही 21 जून साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए शॉर्टेस्ट डे होगा। शॉर्टेस्ट डे ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट पे चलो। सन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नजर आ रहा है ना, और यहां पर सूर्य आपको कहां नजर आ रहा है, मकर रेखा पर। तो एक बात याद रखना, यदि सूर्य कर्क रेखा पर है तो कर्क संक्रांति या ट्रांजिशन ऑफ कैंसर, और जब सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर संक्रांति या ट्रांजिशन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इंडियंस मकर संक्रांति कब मनाते हैं, यहाँ कहीं, जब सूर्य यहाँ पर होता है। भारत 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाता है ना, और लिखा होता है उस दिन के न्यूज़पेपर में कि आज से सूर्य उत्तरायण या नॉर्थवर्ड। जबकि सूर्य नॉर्थवर्ड कब से चलता है, 22 दिसंबर से नॉर्थ की तरफ चलेगा। और सूर्य दक्षिणायन या साउथवर्ड कब होता है, 21 जून से। तो याद रखना, यहाँ के अगर केस में देखें तो सूर्य अगर 21 जून को कर्क रेखा पर है तो कर्क संक्रांति या ट्रांजिशन ऑफ कैंसर। ट्रांजिशन ऑफ कैंसर या कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। अगले पॉइंट में चलो, पॉइंट नंबर 5। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, साउथवर्ड। सन विल बी साउथवर्ड फ्रॉम दिस डेट। तो अगले पॉइंट हमें क्या नजर आया कि सन विल बी साउथवर्ड। और ये सभी पॉइंट्स को अभी हम लोग लिख कर देखेंगे, साउथवर्ड या दक्षिणायन। सन विल बी साउथवर्ड फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से दक्षिणायन हो जाता है। अगले पॉइंट में देखो, और जब सूर्य दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर देगा तो भारत में गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो 21 जून की डेट को कहा जाता है ग्रीष्मयानात या समर सोलिस्टाइस। अभी हम लोगों ने लिखा था ना, ग्रीष्मयानात, शीतयानात। अब अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को इसी से कंपेयर करके बना सकते हो। 22 दिसंबर में पहला पॉइंट क्या होगा, इस दिन सूर्य मकर रेखा पे लंबा, सन विल बी परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर 22 दिसंबर में बनाए, 22 दिसंबर में जब आप डेट बनाओगे तो इसी से कंपेयर करते हुए 1 बाई 1 लाइन बना सकते हो। अगले पॉइंट में क्या बनेगा, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 22 दिसंबर। और यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होगा, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, है ना? और इस दिन सबसे बड़ी रात होती है। तो ऐसे ही अगले पॉइंट में चलो, यहाँ के लिए शॉर्टेस्ट डे है और यहाँ के लिए लॉन्गेस्ट डे है, तो ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। अगली पॉइंट देखो, मैंने कहा सूर्य अगर यदि कर्क रेखा पर है तो कर्क संक्रांति, और जब मकर रेखा पर है तो मकर संक्रांति। तो अगला पॉइंट ये बनेगा कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, तो दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर लिखा है ट्रांजिशन ऑफ कैप्रिकॉर्न्स बिकम, मकर संक्रांति होती है, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो 14 जनवरी, तो आपको 22 दिसंबर को लेना है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बदलाव कर दे, आपसे कहे द इंडियन फेस्टिवल मकर संक्रांति बिकम्स, भारतीय त्योहार मकर संक्रांति होता है, तब आंसर देना 14 जनवरी, है ना। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपकी मकर संक्रांति बन जाएगी। और इस दिन से अगर सूर्य नॉर्थवर्ड चल रहा है तो आप क्या लिख दोगे, सन विल बी नॉर्थवर्ड फ्रॉम दिस डेट। तो यहाँ के केस में आ जाइए 1 बाई 1 पॉइंट्स में। एक एक पॉइंट हम उठाते हैं 21 जून से। चलिए, यहां से हम लोगों ने इस फिगर के थ्रू समझा, अब आ जाइए पॉइंट पर। 21 जून, 21 जून में पहला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 21 जून में आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, द लॉन्गेस्ट डे ड्यूरेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून। अगले पॉइंट में शॉर्टेस्ट डे ड्यूरेशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या है, 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए अगर ये सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए या साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए सबसे छोटा दिन होगा। अगले पॉइंट में चलो, सन परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस दिन सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है।
और साल में एक बार कर्क रेखा पे लंबवत होता है 21 जून को, और मकर रेखा पर साल में एक बार लंबवत होता है 22 दिसंबर को। अगले पॉइंट में दिस डेट नोन एज समर सोल्स्टाइस, इस तिथि को ग्रीष्म अयनात कहते हैं क्योंकि गर्मियों का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सन नॉर्थवर्ड साउथवर्ड चलना शुरू हो जाता है, और जब साउथवर्ड चलना शुरू हो जाएगा तो हो जाती है समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनात। अगले पॉइंट में दिस डेट नोन एज ट्रांजिशन ऑफ कैंसर, ट्रांजिशन ऑफ कैंसर, इस तिथि को कर्क संक्रांति कहते हैं। दिस डेट नोन एज ट्रांजिशन ऑफ कैंसर, कर्क संक्रांति। अगले पॉइंट में जी सन साउथवर्ड फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से सूर्य दक्षिणायन होता है। ठीक, अगले पॉइंट में आपकी हेडिंग है 22 दिसंबर या 22 दिसंबर। इसमें पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट डे ड्यूरेशन इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। शॉर्टेस्ट डे ड्यूरेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ये दो पॉइंट्स इससे कंपेयर करके 21 जून से। अगले पॉइंट में आ जाइए, सन परपेंडिकुलर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस दिन सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होता है 22 दिसंबर को। अगले पॉइंट में दिस डेट नोन एज विंटर सोल्स्टाइस, इसको शीत अयनात कहा जाता है। अगले पॉइंट में दिस डेट नोन एज ट्रांजिशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तिथि को ट्रांजिशन ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर संक्रांति कहते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या कहा गया? मकर संक्रांति। अब हमारे पास दो डेट बनी, 21 मार्च और 23 सितंबर। पॉइंट पर आ जाइए। चलिए अगले पॉइंट में 22 दिसंबर में एक पॉइंट और देख लेना, सन नॉर्थवर्ड फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से सूर्य उत्तरायण होता है। मतलब 22 दिसंबर से जो सन है वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, तो नॉर्थवर्ड हो गया। और नॉर्थवर्ड कब तक रहेगा? 21 जून तक। और फिर 21 जून से साउथ की तरफ चलना शुरू कर देगा, और साउथवर्ड कब तक रहेगा? आपके 22 दिसंबर तक, है ना। फिर देखा जाए, अगली हेडिंग आपकी है, नेक्स्ट हेडिंग 21 मार्च एंड 23 सितंबर, है ना। ये दो हेडिंग्स एक साथ लेते हैं। इस दिन खास बात क्या है? इस दिन सन इक्वेटर पे है, और जब सन इक्वेटर पे होगा तो जितनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी उतनी सॉदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी। तो ये 2 दिन साल में ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन बोथ हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट पे देखें, सन परपेंडिकुलर एट इक्वेटर दिस डेट, सन विल बी परपेंडिकुलर एट इक्वेटर दिस डेट, इस तिथि को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। अगले पॉइंट में, द ड्यूरेशन टाइम ऑफ डे सेम इन बोथ हेमिस्फीयर, इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन की अवधि समान होती है। अगले पॉइंट में देखते हैं, चलिए 21 मार्च को अलग ले लेते हैं, फिर 23 सितंबर को अलग। दो पॉइंट्स यहां पर बनेंगे, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। एक बार हमने एक साथ लेकर देखा, अब अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अलग दो पॉइंट्स बन रहे हैं। देखिए, सन इंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। जबकि उत्तर की तरफ कब चला था? 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर से नॉर्थ की तरफ चला था, लेकिन नॉर्थ में एंट्री कब करेगा? 21 मार्च से। सन इंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। अगले पॉइंट में आ जाइए, दिस डेट नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तिथि को वसंत विषुव कहा जाता है, वसंत विषुव, क्योंकि जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करेगा वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है ना। और अब वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हो, वसंत ऋतु का 5वां दिन, जिस दिन आप सरस्वती पूजा करते हो। अगले पॉइंट में 23 सितंबर या 23 सितंबर, सन इंटर इन सॉदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम दिस डेट, इस तिथि से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। और जैसे सन सॉदर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करता है, वैसे इंडिया में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ठीक, वैसे इंडिया में जो सर्दी का मौसम शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो देन अगले पॉइंट में, दिस डेट नोन एज विंटर इक्विनॉक्स, इस तिथि को विंटर इक्विनॉक्स या शीत विषुव भी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने चैप्टर देखा मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियां, यह आपका चैप्टर नंबर 4 था। अगले पॉइंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।